नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ाहिद खान नज़र, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, एमफिल एग्रीकल्चर, और 2011 से इस फील्ड से मुंसलिक हूँ। अज़ीज़ान, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और दुनिया के अंदर भी इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के बाद अगर इकॉनमी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रोल प्ले कर रही है वो एग्रीकल्चर है। तो ये तो तय है कि फ्यूचर जो है वो एग्रीकल्चर का बूम का है। अब ज़राअत के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जा रही हैं और उनमें हर क्रॉप अपने हवाले से बेहतरीन एक अपनी प्लेसिंग कर चुकी है, पोजीशन ले चुकी है। इसी तरीके से जो राइस है, अच्छा सबसे पहले मैं जो पाकिस्तान में उगाई जाती है फसलें और दुनिया में उगाई जाती हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक होती है रबी जो मौसम सरमा में काश्त होती हैं और एक होती है खरीफ जो कि मौसम गर्मा में काश्त होती है। मौसम गर्मा में काश्त होने वाली मेजर क्रॉप्स में पाकिस्तान में कॉटन आ जाती है, राइस आ जाता है और आगे आकर थोड़ी सी मौसमी मक्की आ जाएगी। राइस एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कमर्शियल क्रॉप बन चुकी है। राइस के हवाले से, धान के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरीके से कभी किसी वक्त कपास के ऊपर बूम हुआ करता था, अब वो शिफ्ट हो चुका है राइस के ऊपर। राइस को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कोर्स वैराइटीज़ और फाइन वैराइटीज़। कोर्स वैराइटीज़ जो होती हैं उसमें पाकिस्तान में जो नॉर्मली काश्त होती है इरीफाइन, इरी9 और हाइब्रिड राइस। सबसे ज़्यादा इस वक्त काश्त हो रही है वो फाइन वैराइटीज़ की ही हो रही है। फाइन वैराइटीज़ में पाकिस्तान में इस वक्त रिसेंटली 2-3 वैराइटीज़ ही अच्छी चल रही हैं जिनमें टॉप ट्रेंड कर रही है पूसा 17-18। सुनने में आया अच्छी वैराइटीज़ है, पिछले साल उसका फीडबैक भी अच्छा है, लेकिन इस साल यानी कि फार्मर लेवल पर डाइवर्सिफाइड फॉर्म में तकरीबन हर फार्मर जो है वो तकरीबन 70 से 80% तक आप कह सकते हैं कि उसने 17-18 जो है उसकी काश्त कर ली है। अब हम इसकी अच्छी प्रोडक्शन किस तरीके से ले सकते हैं उसके ऊपर ही आज की मेरी वीडियो है। देखिए जी, हर क्रॉप का मुख्तलिफ पैटर्न होता है। ज़्यादातर पाकिस्तान में जो क्रॉप्स होती हैं, दुनिया में भी कहीं पे भी क्रॉप्स होती हैं, जब वो प्रॉब्लम आ जाती है तो तब हम उसको मिटिगेट करते हैं, उसका कंट्रोल करते हैं। राइस के हवाले से एक चीज़ ज़हन में रखनी है, इसकी मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर कैलकुलेटेड है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर शेड्यूलिंग है। किसी भी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती हैं, हमने उनको आने से रोकना है, उनको आए हुए को कंट्रोल नहीं करना। कंट्रोल हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आए हुए को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो लॉस हमारा हो चुका होगा वो लॉस कंपनसेट नहीं होगा। हाँ, उससे ये होगा कि मज़ीद लॉस नहीं होगा, मज़ीद नुकसान नहीं होगा। तो इस हवाले से ये चीज़ जहन में रखनी है कि राइस की मैनेजमेंट हमने प्रिवेंटिव करनी है। प्रिवेंटिव का मतलब हिफाजती, यानी कि बीमारी है या कोई भी इंसेक्ट है उसके अटैक को आने से रोकना है। आज जो फाइन वैराइटीज़ हैं ये नॉर्मली 120 दिन के अंदर तकरीबन मैच्योर हो जाती हैं। इसमें प्लस माइनस होता है, 1 हफ्ता प्लस 1 हफ्ता माइनस, यानी कि ये मौसम के हिसाब से होता है। स्ट्रेस अगर ज़्यादा आ जाए तो वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, अगर हम उसको स्ट्रेस से बचा लें और आखिर में फर्टिलाइज़र थोड़ा डिले कर दें तो थोड़ा लेट मैच्योर होती हैं। सबसे पहले हम इसकी जाते हैं ट्रांसप्लांटेशन की तरफ। राइस की नर्सरी, धान की जो नर्सरी है जिसे हम पनीरी कहते हैं, कोशिश करें कि ये 25 से 30 दिन की हो तो हम शिफ्ट कर लें, क्योंकि ये पनीरी जितनी मैच्योर होती जाएगी, ज़्यादा देर की होती जाएगी, उतनी ही इसकी टिलरिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी और टिलरिंग ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा। इस पे हम आगे आते हैं। राइस ट्रांसप्लांट करते वक्त 80,000 सुराख लगाते हैं और हर सुराख में 2 पौधे लगाते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है और तकरीबन हर फार्मर जानता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है सर कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, फार्मर जब शिफ्ट करता है उसको, तो ज़्यादातर चूँकि बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, लोड बहुत ज़्यादा होता है, लेबर की प्रॉब्लम होती है, पानी के सूखने के चांसेस होते हैं, ज़मीन तैयारी फिलफॉर करनी है, पानी छोड़ना है, फ़ौरन शिफ्टिंग करनी है,
तो ये देखा गया है कि 70% तक जो ज़िम्मेदार हैं उनके फील्ड में एक सुराख में 2 पौधे नहीं लग पाते। और यकीन करें कि यहीं से ही हमारा यील्ड की डिक्लाइन शुरू हो जाती है। डिक्लाइन यानी कि पैदावार की कमी की बुनियाद हम यहीं से ही रख देते हैं। कोशिश करें, क्योंकि नॉर्मली एक पौधा लगे तो 2 से 2.5 मरले के अंदर जी की पनीरी जो है वो पूरे एकड़ में शिफ्ट करें तो हम पूरा एकड़ मुकम्मल हो जाता है। अगर ज़्यादा नज़दीक लगाएं, अच्छे तरीके से लगाएं तो वो 3 मरले लग जाते हैं। लेकिन अगर 2 पौधे लगाते हैं लामाला तौर पर 5 से 6 मरले लगेंगे। और ज़िम्मेदार ने अपनी मैनेजमेंट की होती है, 2 से 3 मरले के हिसाब से पनीरी लगाई होती है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? एक जगह 80,000 पौधा है, एक जगह 1,60,000 पौधा है, तो वो पैदावार नहीं मैनेज हो सकती, वो बराबर नहीं आ सकती। और यहीं से हम उसके पोटेंशियल को कम कर देते हैं। यानी 40, 45, 50 मन तक तो पैदावार आ जाती है एक पौधे में भी, अच्छे तरीके से अगर हम उसकी मैनेजमेंट करें। बट अगर हम प्रॉपरली 2 पौधे लगाएं एक सुराख के अंदर तो यकीन करें कि आप उसका मतलब ड्रामेटिक रिजल्ट आ सकता है। उसकी एक पैदावार के अंदर आप एक ऐसा बूम देख सकते हैं कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। मैनेजमेंट वही सेम रखें, सिर्फ पौधों की तादाद की कमी पेशी की वजह से इतना फ़र्क आ जाता है। 60-70 मन तक इजीली आप फिर पैदावार ले सकते हैं। और ये प्रैक्टिकली है, ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये मैं कोई लिखी पढ़ी बात नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल बात कर रहा हूँ, जिसका तजर्बा मैंने खुद किया हुआ है। और शिफ्ट कर दीजिए हमने। नॉर्मली प्रैक्टिस होती है कि सबसे पहले DAP डाली जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपने तकरीबन जितनी यूरिया डालनी है उसका 1/3 जो है, तीसरा हिस्सा यूरिया के साथ जिंक मिलाकर सबसे पहले 1 हफ्ते के बाद यानी 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर उसका छट्टा दे दें। अब ये बड़ी सरप्राइजिंग सी बात होगी सबके लिए, वो इसलिए कि राइस के लिए जिंक उतनी ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है, जितनी कि DAP और यूरिया ज़रूरी है और पोटाश ज़रूरी है। जिंक दो बड़े ही फिनोमिनल इसके किरदार हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। डिटेल में हर एलिमेंट की मैं डिटेल आपको गाहे बगाहे लाजमी तौर पर डिस्कस करूँगा कि हर एलिमेंट की, हर अंसर की, हर खाद की अलहदा से अफादियत क्या है। सबसे पहले तो हम लगाते हैं पौधा जो है वो ज़मीन के अंदर, गारे के अंदर। उसकी अच्छे तरीके से पकड़ ही नहीं होती जब तक उसको अंदर जिंक ना हो। ज़मीन के अंदर अगर जिंक की डेफिशिएंसी होगी वो नर्सरी का पौधा, पनीरी का पौधा अच्छे तरीके से पकड़ नहीं पकाएगा। जहाँ पर जिंक डाली होगी, जहाँ पर जिंक नहीं डाली होगी, आप 20 से 25 दिन के बाद एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। जिसके अंदर जिंक डाली होगी उसकी आप पौधा निकालेंगे तो वो पौधा जो है वो बड़ी मुश्किल से रेजिस्ट करेगा निकलते हुए या टूट जाएगा। जिसके अंदर जिंक नहीं डाली होगी उसके अंदर वो पौधा जल्दी और इजीली निकल आएगा। ये एक्सपेरिमेंटेड है, तजर्बाशुदा चीज़ है। दूसरी चीज़ है टिलरिंग। टिलरिंग के हवाले से ये तय है कि हमारे पास 25 से 30 दिन ट्रांसप्लांटेशन के बाद होते हैं, इंतहाई अहम। इसके दौरान हमने अपनी टिलरिंग की बुनियाद भी रख लेनी है और 70 से 80% तक मुकम्मल करवा लेनी है। अगर इस दौरान हमने फर्टिलाइज़र जो रिक्वायर्ड है टिलरिंग के हवाले से वो डिले किया, पानी का सोका आ गया, किसी तरीके से भी प्रॉब्लम आ गई, तो हम यकीन करें कि अच्छी टिलरिंग नहीं ले सकेंगे और अल्टीमेटली एक अच्छी पैदावार नहीं ले सकेंगे। उसके बाद जी DAP डालें। DAP 1 हफ्ते के बाद डालनी है। जिस दिन आपने यूरिया 1/3 और जिंक की अगर बात करें तो 2 थैलियाँ मिनिमम आपने डालनी है। अब जिंक की बात करें तो जिंक मार्केट में मुख्तलिफ अवेलेबल है। एक 27% भी है, 21% भी है, लिक्विड फॉर्म में 10% भी है। और इसके अलावा आजकल बहुत टॉप ट्रेंड कर रही है क्रॉप सप्लीमेंट के अंदर जिंक होती है 7%, साथ आयरन होता है, मैंगनीज होती है, बोरान होता है, कई जगह पर बोरान की जगह कॉपर होता है, जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि राइस को ज़रूरत होती है सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बोरान, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। इसके लिए मतलब ये ज़रूरी है कि कम से कम 2 थैलियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा 3 थैलियाँ 4 kg के हिसाब से, यानी कि 8 kg क्रॉप सप्लीमेंट और तकरीबन 10 से 20 किलो यूरिया मिक्स करके अच्छे तरीके से छट्टा दे देना। अगर रकबा जो है वो कड़वा है, थोड़ा कलराठा है, पक्के वाट का है,
आप समझते हैं कि उसके अंदर दान जलने की कंप्लेंट आ जाती है समटाइम, तो उसके लिए आप लिक्विड जिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छी होती है। वो तकरीबन 6 लीटर रिकमेंडेड होती है, लेकिन 6 से 10 लीटर आप कम से कम फर्टिगेट करें तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद जी आपने 1 हफ्ते के बाद आपने फास्फोरस की खाद जो है वो मुकम्मल कर लेनी है हर सूरत। फास्फोरस की खाद जो है वो तकरीबन मार्केट में 3 से 4 सोर्सेज हैं। DAP, इसके अंदर 46% फास्फोरस होती है। नाइट्रोफास, इसमें 18 से 20% फास्फोरस होती है। SSP, इसके अंदर तकरीबन 16 से 18% फास्फोरस होती है। और एक MAPP मार्केट में है, मोनो अमोनियम फास्फेट, ये सॉल्युबल फॉर्म में भी आती है मुख्तलिफ कंपनीज़ की, और इसके अलावा जोरावर के नाम से ये देती है, एंग्रो भी देती है। तो ये चारों फर्टिलाइज़र अच्छी हैं, रकबे की नौइयत के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर तो रकबा थोड़ा सा महरा है, ज़्यादा महरा है, तो उसके अंदर DAP बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी प्रैक्टिकली। अगर रकबा थोड़ा सा महरे टू पक्का है, यानी कि इसे कहते हैं कि थोड़ा सा महरा भी है लेकिन पक्के की तरफ जा रहा है, तो उसके अंदर नाइट्रोफास भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। और अगर रकबा बिल्कुल कड़वा है और ताज़ा बहाल किया है आप लोगों ने, तो उसके अंदर MAP और SSP बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। DAP मिनिमम 1.5 बैग जो है अच्छी पैदावार के लिए जो रिकमेंडेड है, अच्छी पैदावार के लिए, लेकिन चूँकि ज़ाहिर सी बात है बजटरी एलोकेशन होती है, तो कम से कम आपने 1 बैग से कम तो किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर उसके अल्टरनेट आपने नाइट्रोफास डालना चाहते हैं तो नाइट्रोफास के 2 बैग, 1 बैग या 1.5 बैग से कतन गुजारा नहीं होना, अच्छी पैदावार नहीं आ सकेगी, क्योंकि फास्फोरस रूट को, जितनी भी रूट की डेवलपमेंट है, यानी कि जड़ें जितनी भी स्ट्रॉन्ग हैं, और एंड पे आकर जो दाने की भराई है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मुकम्मल तौर पर फास्फोरस से मुंसलिक हैं। और अगर फास्फोरस की कमी रह गई तो यकीन करें कि हमारा झाड़ डायरेक्टली मुतासर होता है। और इसी तरीके से SSP है, SSP अगर डालनी है तो वो कम से कम 4 बैग इकट्ठे डालने हैं। SSP का प्रॉब्लम ये है कि स्लो रिलीज़ होती है, नाइट्रोफास आपको क्विक रिज़ल्ट देगी, DAP भी थोड़ा सा आहिस्ता रिज़ल्ट देती रहेगी। तो ये हम मतलब इसके फास्फोरस की। और उसके बाद है SOP, रिकमेंडेड 50 kg है, लेकिन कम से कम आपने 25 kg तक इस्तेमाल ज़रूर करनी है। अगर आप किसी कंपनी की इस्तेमाल कर रहे हैं, एंग्रो, FFC, वो चूँकि सॉल्युबल नहीं होती, वो बेसल डोज के तौर पर ज़मीन की तैयारी में DAP के साथ ही आपने इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि उसकी अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है या बजट का प्रॉब्लम है, तो आप उसके अलावा हल पजीर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 25 kg में आती है, लेकिन उसका टाइम थोड़ा सा डिले करेंगे हम, उसको तकरीबन हम 30 से 40 दिन के बाद डालेंगे। इस तरीके से हम फर्टिलाइज़र तकरीबन आप ये समझ लें कि हमारा 70%। दूसरी चीज़ ये है कि फर्टिलाइज़र के हवाले से हमने ये कोशिश करनी है कि हर सूरत 25 से 30 दिन के अंदर अंदर फर्टिलाइज़र हमने मुकम्मल करना। फर्टिलाइज़र हम जितना डिले करेंगे उतनी ही हमारी मेच्योरिटी भी डिले होगी क्रॉप की, उतना ही झाड़ भी कम होगा, क्योंकि जैसे ही पौधा हम शिफ्ट करते हैं तो साथ ही उसने खुराक लेनी शुरू कर देनी है। अगर खुराक के अंदर वो सेल्फ सफिशेंट नहीं होगा और खुराक उसको उसी टाइम पे नहीं मिलेगी, तो लामाला तौर पर वो अच्छे तरीके से टिलरिंग नहीं कर सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि राइस दान जो है वो 25 से 30 दिन के अंदर फैसला कर चुका होता है कि मैंने टिलर्स कितने बना लिए हैं, और वो बना लेता है। बाकी उससे अगला जो पीरियड होता है वो उसकी मेच्योरिटी की तरफ होता है, वो सबसे दाने भराई, यानी कि वो फिर रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस की तरफ गामजन होना शुरू हो जाता है 1 माह के बाद। फर्टिलाइज़र और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हमने फास्फोरस डालनी है उसके साथ हमने हर सूरत 2 kg सल्फ़र ज़रूर डालना है। WDG 80%। क्यों सल्फ़र डालना है? एक तो सल्फ़र ये एसिडिक होता है, ये ज़मीन की pH को मैनेज करता है, फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को इन्हांस करता है, और साथ साथ ये एक बहुत अच्छा फंजीसाइड भी है। और राइस के ऊपर फंगस का बहुत ज़्यादा अटैक आता है, जब हम इसको साथ उसके मिलाकर अप्लाई कर देते हैं तो शुरू से ही
हमारी जो राइस की फसल है वो फंगस से महफूज रहती है, और हमारे 25 से 30 दिन तक अगर महफूज रहती है तो वो एक बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव भी कर जाती है, अच्छे तरीके से टिलर्स भी बना लेती है, और अच्छे तरीके से फिर हमें मतलब पैदावार की बुनियादें रख लेते हैं। ये फर्टिलाइज़र हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं हम पेस्ट की मैनेजमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होती है पेस्ट की मैनेजमेंट। राइस के ऊपर जी नॉर्मली दो मेजर चीज़ें अटैक करती हैं पेस्ट के अंदर। एक होता है बोरर, स्टेम बोरर होता है, जिसे मतलब पंजाबी में सुंडी कहते हैं, और बोरर एक स्टेम बोरर होता है, एक लीफ होल्डर होता है जिसे पत्ता लपेट सुंडी भी कहते हैं। दूसरा इंसेक्ट होता है इसके ऊपर तेले का बहुत अटैक होता है, और ये हॉपर जिसे कहते हैं, सफ़ेद पुष्ट वाला तेला होता है और भूरी पुष्ट वाला तेला होता है। जब हमारे राइस 20 से 25 दिन के हो जाते हैं तो उसके ऊपर अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, और ये गोब तक इसके ऊपर अटैक आता रहता है मुख्तलिफ शक्ल में। कभी ये पत्ता लपेट सुंडी की शक्ल में, कभी बोरर की शक्ल में। और रिसेंटली यानी कि तकरीबन 4-5 साल से हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जब सिट्टा निकलता है तो उस वक्त दान के ऊपर भी पिंक बॉलवर्म यानी कि गुलाबी सुंडी का अटैक भी शुरू हो गया है। यानी कि बोरर से हम बहुत अच्छे तरीके से हिफाजत कर लेते हैं, लेकिन यकदम पिंक बॉलवर्म जो है वो बहुत ख़तरनाक कीड़ा है, इंसेक्ट है और पेस्ट है। वो जब हमारी जो मुंजर होती है वो पक्की पकाई मुंजर को यानी कि इस तरीके से डिस्टर्ब करता है कि वो सारी की सारी जो है वो खुश्क हो जाती है खुराक। क्योंकि बोरर क्यों डिस्टर्ब करता है? बोरर बेसिकली, या जो गुड़वा जिसे कहते हैं या फिर जिसे सुंडियाँ कहते हैं, ये ज़मीन से खुराक जो पौधा ले रहा होता है उसका कनेक्शन जो है उसको काट देता है ऊपर वाले पोर्शन के साथ, सिट्टे के साथ। जब वो कनेक्शन कटता है नीचे से खुराक वो जानी बंद हो जाती है। जब खुराक जानी बंद हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सफ़ेद सिट्टे जो हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो पेस्ट की इनकी दोनों की मैनेजमेंट क्या है? इन दोनों की पेस्ट मैनेजमेंट जो मैंने अपने तजर्बे से सीखी है और जिसको मैंने अप्लाई किया है, जिसको इम्प्लीमेंट किया है, बुक्स में भी यही है, रिसर्च आर्टिकल्स में भी यही, और आउटस्टैंडिंग है। जब आपकी फसल 25 दिन की हो जाए तो उसके अंदर आपने दानेदार की पहली एप्लीकेशन डाल देनी है। ये इंतज़ार नहीं करना कि उसके ऊपर हमला शुरू हुआ है बोरर का या नहीं हुआ है, ये इंतज़ार कतई नहीं करना, वरना जो पौधे हमारे खुश्क हो गए वो खुश्क हो जाएंगे, उनको हम बहाल नहीं कर सकेंगे, आगे अटैक शुरू हो जाएगा। अब आ जाए दानेदार। इसके दो मेजर दानेदार हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज मुख्तलिफ़ चीज़ें सेल कर रही हैं, लेकिन जो मोस्ट इफ़ेक्टिव मोस्ट एफिशिएंट है, एक है मोनोमी हाइपो 7 kg में आती है, एक है कार्टेप 9 kg में आती है। एंड आई पर्सनली रिकमेंड कि आप दोनों में से जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें वो बेहतर है। लेकिन चूँकि मैं ये समझता हूँ कि इनिशियली चूँकि पौधे छोटे होते हैं, कार्टेप थोड़ी हैवी है, तो मोनो से आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। 25 दिन की फसल हो, पहली एप्लीकेशन मोनो की, उससे 15 दिन बाद एग्जैक्टली दूसरी एप्लीकेशन मोनो की, उससे 15 दिन बाद एग्जैक्टली तीसरी एप्लीकेशन मोनो की, उससे 15 दिन बाद एग्जैक्टली चौथी एप्लीकेशन मोनो की, और तब तक आपकी क्रॉप जो है वो गोब पे आ चुकी होगी। और आप यकीन करें, इस तरीके से मैनेज करें, आई एश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके वाइट हेड इंशाल्लाह नहीं निकलेंगे। जब 25 दिन की फसल होती है तो उस वक्त अटैक होता है पत्ता लपेट सुंडी का। आप लैमडे का स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है 250 ml पर एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा आप एमामेक्टिन का भी स्प्रे कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से पत्ता लपेट सुंडी को कंट्रोल करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आखिरी एप्लीकेशन जो गोब से पहले, अगर आप फील करें आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे या आपकी फील्ड में अटैक ज़्यादा आ गया है तो आप कार्टेप की एप्लीकेशन कर लीजिएगा। इन दोनों में से जो भी एप्लीकेशन, लेकिन एक चीज़ ये ज़हन में हो कि आपके पास डिटेल्ड टाइमिंग हो अवेल कि आपने किस दिन को आपने शिफ्ट किया, आपकी फसल 25 दिन की होगी, आपने एप्लीकेशन दे दी, 15 दिन की होगी आपने दूसरी एप्लीकेशन दे दी, उससे 15 दिन हो गए उससे तीसरी एप्लीकेशन दे दी। और जब गोब पे आएँ तो उस वक्त आपने इसके ऊपर
लैम्डा ट्राई का एक स्प्रे करना है लाजमी तौर पर 500 ml पर एकड़ के हिसाब से, ताकि वो बोरर को भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, प्लस आपकी जो पिंक बॉल वर्म है उसके अटैक को भी ख़त्म कर देता है। ये तो होगी हमारी पेस्ट की मैनेजमेंट। दूसरी मैनेजमेंट, दूसरा पेस्ट जो है जो इसके ऊपर अटैक करता है वो है फंगस की। इसको तकरीबन 2 से 3 बीमारियां बड़ी मेजर हैं जो हमारे पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी वही हैं। ब्राउन लीफ स्पॉट, भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। नेक ब्लास्ट, जिसे पंजाबी में गंडी मरोड़ कहते हैं, और ये सिट्टे की जो नेक होती है, बुनियाद होती है, उसके ऊपर वो इन्फेक्ट करती है और फंगस, और उसको वो मार। BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और बकाइनी, और ये भी एक बकाइनी के अंदर आप देखते हैं कि कुछ पौधे जो होते हैं वो थोड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं साइज़ में, वो बकाइनी। BLB आपने नोट किया हो कि कुछ एरियाज़ में ये ज़्यादातर हमारे BLB आती है कॉलर बेल्ट में, गुजरांवाला शेखपुरा साइड में। BLB में होता है कि पूरे लाट फिर जाती है, यह लाट फिर गई है, येलो कलर से आगाज़ होता है पैचेस में, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे फील्ड में स्प्रेड होना शुरू हो जाती है, और ये घंटों के हिसाब से अफेक्ट करती है। 2-3 दिन के अंदर अगर सीवियर अटैक हो तो पूरा का पूरा फील्ड उड़ा कर रख देती है। BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इसे कहते हैं। इसमें पौधे जो हैं वो येलो कलर के होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पहले सेमी येलो होते हैं, हल्के ग्रीन, फिर येलो होते हैं, फिर इस तरीके से हो जाते हैं जिस तरह आपने उसके ऊपर वीडीसाइड का स्प्रे कर दिया। तो ये 3-4 बीमारियां जो हैं फंगस की, ये इंपॉर्टेंट हैं इसके ऊपर। तो इसका जो बेस्ट टाइम है प्रिवेंटिव करना है, ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, हिफाजती स्प्रे करना है। जब गोब पे आपकी फसल आए, आपने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर इंतज़ार किए एक फंजीसाइड और एक साथ किसी भी कंपनी का अच्छा NPK या अमाइनो एसिड मिक्स करके स्प्रे करना। अब इसके अंदर फंजीसाइड तकरीबन 3-4 बहुत अच्छे टॉप ट्रेंड हैं जिनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। डाइफिनाकोनाजोल, टेबुकोनाजोल, एजॉक्सिस्ट्रोबिन, ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन, इसके अलावा माइक्लोब्यूटानिल और थायोफनेट मिथाइल पुरानी हो गई है। BLB का अगर प्रॉब्लम हो तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कोसोगामाइसिन, ये सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो BLB को बेहतर कंट्रोल कर सकती हैं। इसके अलावा कोई अच्छा बैक्टीरियासाइड नहीं है। किसी दौर में स्ट्रेप्टोमाइसिन कैंजो का आता था, वो बंद हो गया, वो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट था, वो BLB को बहुत अच्छा कंट्रोल करता था। इसके अलावा वलीडामाइसिन है, वो भी BLB के हवाले से अच्छा है, आप वो भी कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कोसोगामाइसिन, वलीडामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये BLB के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डाइफिनाकोनाजोल, टेबुकोनाजोल, एजॉक्सिस्ट्रोबिन, ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन और माइक्लोब्यूटानिल, ये फंगस की तमाम जितनी ब्राउन लीफ स्पॉट, नेक ब्लास्ट, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। थायोफनेट मिथाइल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। ये प्रोडक्ट जो मार्केट हो रहे हैं नेटिवो के नाम से, बाहर के पास है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा कंट्रोल करता है। स्कोर सिंजेंटा के पास है, पुराना हो गया है, उससे नई केमिस्ट्रीज आ गई हैं, फंगस के अंदर रेजिस्टेंस भी आ गई है। डाइफिनाकोनाजोल, एजॉक्सिस्ट्रोबिन का मिक्सचर बहुत ज़बरदस्त। प्रोपिकोनाजोल, डाइफिनाकोनाजोल, इसका भी मिक्सचर है, ये भी बहुत अच्छा है। हेक्साकोनाजोल, प्रोसाइमिडोन, इसका मिक्सचर रानवे के नाम से, ये भी बहुत अच्छा है। ये सारे मिक्सचर जो हैं ये फंजीसाइड हैं, और ये आपने NPK के साथ मिलाकर, नॉर्मली डोज होती है 100 से 150 ml होती है पर एकड़ के हिसाब से, डिपेंड करता है कि बीमारी का अटैक कितना है। प्रिवेंटिव में 100 ml भी बहुत अच्छी है, अगर प्रॉब्लम आ गई तो फिर 150 से 200 ml पर एकड़। और NPK, अमाइनो एसिड, ये 500 ml से लीटर तक आपने इस्तेमाल करना है, 8 हर्चें। दूसरा फंजीसाइड का स्प्रे करना जब आपकी मुंजर निकल आई है, प्रॉपर पोलिनेशन हो गई है, लटक गई है, उस वक्त आपने फंजीसाइड प्लस आप जो मैंने पहले बताया था हॉपर, सफ़ेद पुष्ट वाला तेला और सब्ज़ पुष्ट वाला तेला इस स्टेज पे अटैक करता है। उसके लिए आप पाइमेट्रोजिन, नाइट्रोपायरम, अमीडाक्लोप्रिड और थायामिथॉक्सम, डाइनोटिफ्यूरान, ये मैंने 5 जहर बताएं, दोबारा बताता हूँ। अमीडाक्लोप्रिड ये पुराना हो गया, वैसे ये इतने इफेक्टिव नहीं है। डाइनोटिफ्यूरान बहुत अच्छा जहर है, नाइट्रोपायरम अच्छा जहर है, पाइमेट्रोजिन टॉप क्लास है इसके लिए, डाइनोटिफ्यूरान और थायामिथॉक्सम,
ये 5 जहर हैं जो हॉपर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं। जब मुजर निकल आए तो उस वक्त आप स्प्रे करेंगे। मैंने तरतीब के साथ आपको नोट करवा दिया है। सबसे पहले आप फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे, मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले आप जिंक और यूरिया की डोज अप्लाई कर देंगे। जिंक 2 kg क्रॉप सप्लीमेंट, और अगर कोई भी जिंक की 2 थैलियाँ दो थैली सुमराब 8 kg बनती है क्रॉप सप्लीमेंट, जिसके अंदर जिंक है, आयरन है, मैंगनीज है, बोरान है या कॉपर है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आपने DAP फास्फोरस की जो सी भी खाद आप अप्लाई कर रहे हैं वो, और यूरिया की बाकी की तकरीबन 1/3 तीसरा हिस्सा उसके साथ मिलाकर, और साथ 2 kg सल्फ़र 80 WDG वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप साथ उसके SOP भी लाजमी तौर पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने, जब आपकी फसल 25 दिन की हो जाएगी, आपने बोरर की मैनेजमेंट के लिए पहली एप्लीकेशन दानेदार की अप्लाई कर देनी, दानेदार कार्टेप या मोनोमी हाइपो। उसके 15 दिन बाद एग्जैक्टली दूसरी एप्लीकेशन, उसके 15 दिन बाद एग्जैक्टली तीसरी एप्लीकेशन, उसके 15 दिन बाद एग्जैक्टली चौथी एप्लीकेशन। आखिरी एप्लीकेशन बस ये ध्यान में रखिएगा कि वो गोब से पहले अप्लाई हो, जब गोब और वो नज़दीक होते हैं कि उसका सिट्टा निकलना होता है, ताकि वाइट हेड, बग्गा सिट्टा, सफ़ेद सिट्टा ना निकले। उसके बाद पेस्ट की मैनेजमेंट की बात की है। इसके अलावा पिंक का भी स्प्रे आपने लाजमी गोब से पहले करना है। उसके लिए लैम्डा ट्राई, डेल्टा ट्राई, जो सा आपको अवेलेबल हो वो आपने अप्लाई करना है 500 ml पर एकड़ के हिसाब से। पत्ता लपेट सुंडी का अटैक हो तो लैम्डा 250 ml पर एकड़ के हिसाब से, या एमामेक्टिन 200 ml पर एकड़ के हिसाब से। ज़बरदस्त प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर आप फंगस की मैंने बीमारियां बताई थी, ब्राउन लीफ स्पॉट, नेक ब्लास्ट, स्टेम ब्लास्ट, लीफ ब्लास्ट और बकाइनी, ये फंगल हैं। और बैक्टीरियल के अंदर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट BLB जिसे कहते हैं। अगर BLB हो तो उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट हैं कोसोगामाइसिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और वेलिडामाइसिन। और अगर फंगल कोई डिजीज़ है जिस तरह नेक ब्लास्ट है तो उसके लिए डाइफेनाकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, टेबोकोनाजोल, एजॉक्सिस्ट्रोबिन, ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन, इनके मिक्सचर किसी भी कम्बिनेशन में आउटस्टैंडिंग है। और ये प्रिवेंटिव मैनेजमेंट आपने करनी है। गोब की हालत में सिट्टा निकलने से पहले आपने एक स्प्रे अप्लाई करना है NPK के साथ हर सूरत, क्योंकि उस वक्त सिट्टा निकलना होता है। दाने की भराई हमने जो DAP यूरिया वगैरह अप्लाई की होती है उस वक्त तक वो काफ़ी हद तक ज़मीन के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती है। उस वक्त अगर फौरी तौर पर अगर हम पत्ते के ऊपर खुराक देते हैं तो दाने की भराई अच्छी होती है, प्लस सिट्टे का जो कलर होता है वो काफ़ी मैनेज्ड और बड़ा शाइनिंग सी आ जाती है। और जब सिट्टा निकल आए तो उस वक्त हमने दूसरा फंजीसाइड प्लस हॉपर के लिए कोई भी स्प्रे, हॉपर के लिए मैंने बताया था मीडाक्लोप्रेट, थायामिथॉक्सम, डाइनोटिफ्यूरान, अपना नाइटन पायरम, पाइमेट्रोजिन, इनमें से जौन सा मर्जी है। ये थी राइस की मैनेजमेंट। और मुझे उम्मीद है कि आपको राइस के हवाले से, दान के हवाले से ये वीडियो काफ़ी इंशाल्लाह हेल्प करेगी और आपकी पैदावार बढ़ाने में मदद करेगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप